ये रहस्यमयी घटना साल 2003 की है। भारत से एक व्यक्ति अच्छी जिंदगी की तलाश में ब्रिटेन चला जाता है। वहाँ मेहनत करता है और खूब पैसा कमाता है। एक समय बाद पूरी फैमिली ब्रिटेन में रहने लगती है। जिंदगी में सब कुछ काफ़ी अच्छा चल रहा होता है कि एक दिन अचानक से 5 लोगों का पूरा परिवार ही लापता हो जाता है। महीनों तक जांच चलती रहती है, मगर पता ही नहीं चलता कि उन्हें ज़मीन निगल गई या आसमान खा गया। फिर भी उन्हें खोजने की कोशिश जारी रहती है। हजारों पुलिस वाले लगे रहते हैं और 100 करोड़ से ज़्यादा रुपए खर्च होते हैं। जांच के दौरान एक हिला देने वाली सच्चाई का खुलासा होता है, जिसे सुनकर हर किसी के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। ये पूरी कहानी अमरजीत चौहान और उनके परिवार की है। कुछ साल पहले अमरजीत चौहान भारत से ब्रिटेन जाते हैं। वहाँ जाकर खूब मेहनत करते हैं और एक्सपोर्ट इंपोर्ट की अपनी कंपनी खोल लेते हैं। उनकी कंपनी का नाम सीबा फ्राइट था, जो हिथ्रो एयरपोर्ट के बिल्कुल बगल में थी। वो वहीं रहते थे। वहीं रहते हुए अमरजीत नैन्सी नाम की एक लड़की से शादी कर लेते हैं। नैन्सी पंजाब की रहने वाली थी और शादी के बाद से ही नैन्सी अपने पति अमरजीत तथा 2 छोटे बच्चों के साथ लंदन में रह रही थी। नैन्सी का दूसरा बेटा महेश 2 महीने का था, इसीलिए बेटी की मदद करने के लिए नैन्सी की माँ चरणजीत कौर भी उन दिनों उनके साथ ही रह रही थी। नैन्सी का एक भाई भी था जो न्यूजीलैंड में रहता था। भाई का नाम ओकार वर्मा था। वैसे तो भाई बहन एक दूसरे से काफ़ी दूर थे, मगर इन दोनों में अक्सर फ़ोन पर बातें होती रहती थी। हमेशा की तरह 14 फरवरी 2003 को भी नैन्सी अपने भाई ओकार वर्मा को फ़ोन करती है, मगर इस बार नैन्सी फ़ोन पर कुछ घबराई हुई लग रही थी। ओकार अपनी बहन से घबराहट की वजह पूछता है। इस पर नैन्सी जवाब देती है कि कल अमरजीत ऑफिस गए थे, उसके बाद से वापस नहीं आए हैं। नैन्सी के मुताबिक जब अमरजीत को ऑफिस से आने में देर होती है तो नैन्सी कई बार अमरजीत के नंबर पर फ़ोन करती है, मगर अमरजीत का मोबाइल स्विच ऑफ आता है। थोड़ी देर बाद वो अमरजीत के कंपनी के नंबर पर फ़ोन करती है। वहाँ से नैन्सी को जानकारी मिलती है कि अमरजीत एक अर्जेंट बिजनेस मीटिंग के लिए नीदरलैंड चले गए हैं। एक बड़े बिजनेसमैन के लिए अर्जेंट मीटिंग के लिए किसी दूसरे देश में जाना बड़ी बात नहीं थी, मगर अमरजीत के नीदरलैंड जाने की बात सुनकर नैन्सी बिल्कुल घबरा जाती है, क्योंकि अमरजीत ने एक बार भी नैन्सी से किसी नई बिजनेस डील के बारे में या फिर नीदरलैंड जाने के बारे में कोई चर्चा नहीं की थी। अमरजीत के नीदरलैंड जाने की बात नैन्सी को इसीलिए भी हजम नहीं हो रही थी, क्योंकि नैन्सी को ये बात अच्छे से मालूम थी कि कुछ ही दिन पहले अमरजीत ने रेजिडेंसी परमिट के लिए अप्लाई किया था। इसी कारण उसका पासपोर्ट ब्रिटेन गवर्नमेंट के ऑफिस में जमा था। अमरजीत के लिए बिना पासपोर्ट के नीदरलैंड जाना तो असंभव ही था। अभी नैन्सी ये सब कुछ समझने की कोशिश ही कर रही थी कि थोड़ी देर बाद उसके मोबाइल पर एक वॉइस मेल आया। ये वॉइस मेल अमरजीत चौहान का ही था, जिसमें वो नैन्सी से कहता है कि तुम चिंता मत करो, मुझे कुछ अर्जेंट काम की वजह से ब्रिटेन के बाहर जाना पड़ा है। मैं बहुत जल्दी वापस तुम लोगों के पास आऊँगा। ये मैसेज सुनकर तो किसी को भी सुकून मिल जाता, मगर इस वॉइस मेल के बाद नैन्सी की परेशानी और भी ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि ये पहली बार था जब अमरजीत ने नैन्सी को कोई मैसेज इंग्लिश में दिया था। इससे पहले अमरजीत ने हमेशा नैन्सी से पंजाबी में ही बात की थी। 13 फरवरी 2003 को अमरजीत आखिरी बार काम पर गया था, मगर वापस नहीं आया। इस पूरे घटना की जानकारी नैन्सी ने अपने भाई ओकार वर्मा को 14 फरवरी 2003 को दी थी। बहन से बातचीत के दौरान सारी बात जानने के बाद ओकार बहन को समझाता है और फ़ोन रख देता है। अगले दिन यानी 15 फरवरी 2003 को जब ओकार एक बार फिर से अपनी बहन को ये जानने के लिए फ़ोन करता है कि अमरजीत वापस लौटे या नहीं, तो नैन्सी का फ़ोन भी बंद आने लगता है। कई बार फ़ोन करने के बाद भी कोई जवाब नहीं मिल पाता है। उधर ओकार अपनी बहन से बात करने के लिए लगातार परेशान था, तो दूसरी तरफ अमरजीत की कंपनी सीबा फ्राइट के कर्मचारी भी
लगातार नैन्सी को फ़ोन कर रहे थे मगर कामयाब नहीं हो पा रहे थे। थक हार के कंपनी वाले स्थानीय पुलिस स्टेशन में फ़ोन करते हैं और उन्हें बताते हैं कि 2 दिन से कंपनी के बॉस यानी अमरजीत चौहान काम पर नहीं आए हैं और अब उनकी वाइफ नैन्सी चौहान से भी संपर्क नहीं हो पा रहा है। जानकारी के बाद पुलिस की एक टीम सीधे अमरजीत के घर जाती है तो वहां पता चलता है कि घर पर कोई नहीं है, यानी अब अमरजीत के साथ साथ अमरजीत की पत्नी और उनके 2 बच्चे तथा नैन्सी की मां सभी गायब हैं। अभी पुलिस ये समझने की कोशिश कर ही रही थी कि अचानक से ये सभी कहां चले गए हैं। तभी पुलिस को एक चौंका देने वाली जानकारी हाथ लगती है। दरअसल अमरजीत और पूरे परिवार के गायब होने के बाद एक व्यक्ति एक लेटर के साथ अमरजीत की कंपनी में आता है जिस पर अमरजीत का सिग्नेचर था। लेटर में अमरजीत ने लिखा था कि इंग्लैंड में उड़ गया हूँ, इसलिए अपनी मर्जी से इंग्लैंड को छोड़कर हमेशा के लिए जा रहा हूँ तथा ये कंपनी अब मैं नए मालिक को सौंप रहा हूँ। इस लेटर के साथ साथ पूरा डॉक्यूमेंट भी था जिस पर कंपनी के नए मालिक की पूरी डिटेल और अमरजीत का सिग्नेचर था। पुलिस इस पेपर की जांच पड़ताल करवाती है तो पेपर बिल्कुल सही पाया जाता है। इस तरह पुलिस ये मान लेती है कि अमरजीत चौहान वास्तव में इंग्लैंड से ऊब गए, इसीलिए वो देश छोड़कर चले गए हैं। इसके बाद पुलिस की जांच भी काफ़ी ढीली हो जाती है। दूसरी तरफ इन लोगों को गायब हुए 6 हफ्तों से ज़्यादा समय बीत जाता है। इस बीच इंग्लैंड के स्थानीय न्यूज़पेपर में भी अमरजीत चौहान से जुड़ी एक खबर छपती है जिसमें यह दावा किया जाता है कि अमरजीत बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली प्रॉब्लम में चल रहे थे, इसीलिए उन्होंने चुपचाप अपनी कंपनी बेच दी, वो देश छोड़कर चले गए। पुलिस के साथ साथ अमरजीत की कंपनी के दूसरे कर्मचारियों तथा आसपास के सभी लोग ये बात मान चुके थे कि अमरजीत अपनी मर्जी से इंग्लैंड छोड़कर चले गए हैं। मगर न्यूजीलैंड में रह रहा नैन्सी के भाई को ना तो पुलिस के दावों पर यकीन हो रहा था और ना ही अमरजीत के देश छोड़कर जाने वाली बात हजम हो रही थी। इसीलिए जब पुलिस की तरफ से इस केस में कुछ ज़्यादा पहल नहीं की जाती है तो आखिरकार 5 मार्च 2003 को ओकार वर्मा न्यूजीलैंड से सीधा लंदन आ जाता है। लंदन आकर ओकार वर्मा लगातार पुलिस पर अमरजीत को ढूंढने का दबाव बनाता है, मगर पुलिस बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेती है। अंत में ओकार पुलिस के खिलाफ एक अभियान शुरू कर देता है। तब जाकर पुलिस फिर से जांच करने को तैयार हो जाती है। केस की जांच फिर से शुरू होती है। पुलिस शुरुआत अमरजीत के घर से करती है। जब पुलिस अमरजीत के घर जाती है तो घर के अंदर की स्थिति देखकर कहीं से भी नहीं लग रहा था कि लोग अपनी मर्जी से घर छोड़कर गए हैं, क्योंकि घर के अंदर कपड़े अभी वॉशिंग मशीन में पड़े हुए थे जबकि कुछ खाना टेबल पर पड़ा हुआ था। अमरजीत के छोटे बच्चों के कपड़े यूं ही कमरे में पड़े हुए थे। इतना ही नहीं, नैन्सी की मां चरणजीत कौर अक्सर गुरु ग्रंथ साहिब अपने साथ लेकर चलती थी, मगर ये पहली बार था जब गुरु ग्रंथ साहिब वहीं टेबल पर था। टेबल पर गुरु ग्रंथ साहिब को देखकर ओकार वर्मा पुलिस को बताता है कि मां सब कुछ छोड़ सकती है, मगर वो गुरु ग्रंथ साहिब को छोड़कर इस तरह कभी नहीं जा सकती है। अभी पुलिस जांच कर ही रही थी कि उसको जानकारी मिलती है कि लंदन में ही रह रहे अमरजीत के कुछ रिश्तेदार को फ्रांस से एक लेटर आया है। लेटर अमरजीत ने खुद लिखा था, जिसमें उसने लिखा था कि मैं परिवार के सभी लोगों को लेकर भारत आ गया हूँ क्योंकि मैं इंग्लैंड से बुरी तरीके से ऊब गया था। लेटर भले ही अमरजीत के नाम से लिखा गया था, लेकिन रिश्तेदारों को ये बात हजम ही नहीं होती है, क्योंकि अमरजीत अक्सर अपने हाथ से ही लेटर लिखा करते थे, मगर ये लेटर कंप्यूटर से टाइप किया गया था। अमरजीत चौहान और उनके परिवार वालों को गायब हुए 1 महीने से ज़्यादा हो चुका था और अब तक पुलिस किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई थी। हालांकि घर की तलाशी के दौरान जो कुछ हालात घर के अंदर देखने को मिले थे, उससे अंदाज़ा लग रहा था कि ये लोग अचानक से अपनी मर्जी से तो गए नहीं हैं। ओकार वर्मा द्वारा अमरजीत चौहान समेत पूरे परिवार के अपहरण की आशंका जताई जाने के बाद स्थानीय पुलिस अब इस पूरे केस को 21 मार्च 2003 को स्कॉटलैंड यार्ड सीरियस क्राइम ग्रुप को सौंप देती है। स्कॉटलैंड यार्ड सीरियस क्राइम ग्रुप केस अपने हाथ में लेने के बाद जांच आगे बढ़ती है,
मगर कई हफ्तों की जांच के बाद भी उसके हाथ कुछ नहीं लगता है। पूरा चौहान परिवार फरवरी महीने में गायब हुआ था और अब अप्रैल 2003 आ चुका था। कंपनी को नए मालिक हैंडल कर रहे थे, जबकि कंपनी के पुराने मालिक यानी अमरजीत चौहान और उनके परिवार का कोई अता पता नहीं लग रहा था। पुलिस कोशिश में लगी हुई थी कि कम से कम ये तो पता चल जाए कि आखिर वो भारत गए हैं तो वहाँ सही सलामत पहुँच गए हैं। इस सिलसिले में इंग्लैंड की पुलिस भारत में भी एजेंसियों से संपर्क करती है, लेकिन पता चलता है कि अमरजीत भारत में ना तो अपने गांव और ना ही किसी रिश्तेदार के यहाँ लौटे हैं। पुलिस की पूरी मेहनत एक तरफ थी, मगर दूसरी तरफ बस नाकामी ही नाकामी थी। पुलिस को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इस केस को कैसे सॉल्व किया जाए। तभी अप्रैल महीने में ही पास के समुद्र के किनारे एक लाश मिलने की खबर पुलिस को मिलती है। जांच पड़ताल के बाद खुलासा होता है कि वो लाश किसी और की नहीं बल्कि अमरजीत चौहान की है। ओंकार वर्मा भी इस लाश की पहचान अमरजीत चौहान के रूप में ही करता है। इस लाश के मिलने से केस ने अचानक से नया रूप ले लिया था। अब तक पुलिस जो ये मानकर चल रही थी कि अमरजीत चौहान कहीं चैन की जिंदगी गुजार रहे हैं, मगर असल में तो उनकी जिंदगी ही छिन चुकी थी। अमरजीत की लाश मिलते ही इतना तो साफ हो गया था कि अब तक जो ये ताना बाना बुना गया था कि अमरजीत देश छोड़कर भाग गए हैं, वो पूरी तरीके से झूठ है। पुलिस अब पूरी तरीके से हरकत में आती है और इस केस को सॉल्व करने के लिए सैकड़ों पुलिसकर्मी लगा देती है। पुलिस को पहले शक उस व्यक्ति पर होता है जिसने अमरजीत के गायब होने के अगले ही दिन उस कंपनी में आकर अमरजीत द्वारा साइन किए हुए लेटर तथा ऑनरशिप के डॉक्यूमेंट पेश करते हुए ये दावा किया था कि अमरजीत ने ये कंपनी उसके हाथों में दे दी है। अब पुलिस उसकी कुंडली खंगालना शुरू करती है। कंपनी पर मालिकाना हक जताने वाले इस व्यक्ति का नाम केनेथ रेगन था। भले ही वो अभी बिल्कुल मासूम बन रहा था, लेकिन 1980 के आसपास ब्रिटेन में क्राइम की दुनिया में केनेथ रेगन एक काफी बड़ा नाम हुआ करता था। ये कुछ साल पहले तक इंग्लैंड का बहुत बड़ा ड्रग स्मगलर था। ड्रग स्मगलिंग के अलावा केनेथ रेगन फर्जी पासपोर्ट, ह्यूमन ट्रैफिकिंग तथा कई दूसरे अवैध काम किया करता था। 1998 में लंदन पुलिस ने केनेथ रेगन को फर्जी पासपोर्ट बनाने तथा ड्रग्स का बिजनेस करने के लिए रंगे हाथों पकड़ा था। उस समय केनेथ रेगन के पास 1 से 2 ग्राम नहीं बल्कि 30 किलो हेरोइन बरामद किया गया था, जिसकी कीमत करोड़ों में थी। अनुमान के अनुसार केनेथ रेगन लंदन में 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा ड्रग्स बेच चुका था। इसके बाद केनेथ का मुकदमा चलाया जाता है। अदालत में गुनाह साबित होने के बाद उसे 20 साल जेल की सजा सुनाई गई थी, मगर वो पुलिस के सामने सरकारी गवाह बनने का ऑफर पेश करता है और बदले में वो अपनी सजा कम करवाने की शर्त रख देता है। पुलिस केनेथ की शर्त मान लेती है और उसके दिए गए सबूत की मदद से पूरे लंदन और ब्रिटेन के दूसरे हिस्सों में चल रहे कई बड़े ड्रग्स रैकेट का खुलासा करती है। बड़ी संख्या में अपराधियों को पकड़ती है। वादे के मुताबिक केनेथ की सजा भी 20 साल से कम करते हुए 8 साल कर दी जाती है। सजा कम होने के बाद पुलिस की और भी कई केसों में मदद करता है और बदले में उसकी सजा कम होती रहती है। आखिरकार केनेथ सिर्फ 3 साल की सजा काटकर 2002 में जेल से बाहर आ जाता है। जेल से बाहर आने के बाद केनेथ रेगन की आर्थिक स्थिति बेहद खराब हो चुकी थी। क्रिमिनल बैकग्राउंड होने की वजह से उसे कहीं काम भी नहीं मिल रहा था। ऐसे में अमरजीत चौहान केनेथ के लिए मसीहा बनकर सामने आते हैं। दरअसल अमरजीत अक्सर बेसहारा लोगों को अपनी कंपनी में नौकरी दे दिया करते थे। जेल से बाहर आने के बाद वो बिल्कुल बेसहारा था। उसके पास ना तो खाने के पैसे थे और ना ही कोई काम था। ऐसे में केनेथ अमरजीत की कंपनी में काम मांगने आता है। अमरजीत को उस पर दया आ जाती है और वो उसे अपनी कंपनी में डिलीवरी बॉय की नौकरी दे देता है। अमरजीत चौहान की लाश मिलने के बाद पुलिस फिर से केनेथ रेगन को हिरासत में लेती है और पूछताछ का सिलसिला शुरू होता है। पुलिस की शुरुआती पूछताछ में केनेथ रेगन बताता है कि ब्रिटेन छोड़ने से पहले अमरजीत चौहान ने खुद ही उसे कंपनी का मालिक बना दिया है। वो पुलिस के सामने इस डील के पूरे दस्तावेज भी पेश करता है
क्योंकि पुलिस केनेथ रेगन की पूरी हिस्ट्री निकाल चुकी थी और उसे मालूम था ये कितना बड़ा क्रिमिनल रह चुका है। इसलिए पुलिस उस पर यकीन नहीं करती है और उससे कड़ाई से पूछताछ का सिलसिला शुरू होता है। पुलिस भले ही पूरी ताकत लगाते हुए पूछताछ कर रही थी, मगर केनेथ रेगन कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं था। पुलिस के हाथ कहीं से भी कोई जानकारी या कामयाबी नहीं लग रही थी और अब एक बार फिर से लग रहा था कि पुलिस के हाथ खाली रह जाएंगे। तभी 9 अप्रैल 2003 को पुलिस के पास एक महिला का फोन आता है और इस फोन कॉल से काफी कुछ बदल जाता है। इस एक फोन के बाद पुलिस केनेथ से कड़ाई से पूछताछ करती है और वो कमजोर पड़ जाता है। फिर केनेथ एक ऐसा खुलासा करता है जिसे सुनकर हर किसी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दरअसल केनेथ को अमरजीत की कंपनी में बतौर डिलीवरी बॉय जॉब करते हुए कुछ महीने हो जाते हैं। इसी दौरान उसे पता चलता है कि अमरजीत अपनी कंपनी बेचकर परिवार सहित ब्रिटेन से वापस भारत जाना चाहते हैं, क्योंकि अमरजीत की पत्नी नैन्सी ने कई बार ऐसी इच्छा जताई थी। इसी के बाद एक दिन केनेथ अमरजीत को कहता है कि वो एक ऐसे व्यक्ति को जानता है जो काफी अमीर है और आपकी कंपनी को काफी अच्छी कीमत देकर खरीद सकता है। अमरजीत इस कंपनी को बेचना ही चाहता था, इसीलिए केनेथ से मीटिंग करवाने की बात करता है। 12 फरवरी 2003 को केनेथ अमरजीत को कंपनी के खरीदार से मीटिंग के लिए अपने घर पर आने को कहता है। केनेथ अमरजीत को ये भरोसा दिलाता है कि इस कंपनी को खरीदने वाला व्यक्ति उसके घर पर ही मीटिंग करना चाहता है। इसके बाद जैसे ही अमरजीत बिजनेस डील के लिए केनेथ के घर पर आता है तो वो अपने 2 अन्य साथियों के साथ मिलकर उसको किडनैप कर लेता है। किडनैपिंग के बाद वो अमरजीत को पीटता है और उससे कई सारे खाली पेपरों पर जबरदस्ती साइन करने को कहता है। साथ ही पहले से तैयार किए गए ऑनरशिप ट्रांसफर पेपर पर भी अमरजीत के सिग्नेचर ले लिए जाते हैं। सिग्नेचर लेने के बाद अमरजीत से एक वॉइस मेल अपनी पत्नी नैन्सी को भेजने को कहा जाता है और ये सब कुछ करवाने के बाद बड़ी ही बेरहमी से उसे मार दिया जाता है। शुरू में केनेथ का प्लान यही था कि अमरजीत को मारने के बाद वो सारे पेपर ले जाकर कंपनी में देगा और वो मालिक बन जाएगा, मगर बाद में उसे लगता है कि अमरजीत की पत्नी तथा बच्चों के रहते उसका कंपनी पर कब्जे का प्लान पूरी तरीके से कामयाब नहीं हो पाएगा। इसीलिए वो अमरजीत को मारने के बाद 15 फरवरी 2003 को अपने एक दोस्त के साथ अमरजीत के घर जाता है और नैन्सी, अमरजीत के दोनों बेटे और नैन्सी की मां चरणजीत कौर को मौत के घाट उतार देता है और इन सभी के लाश को ठिकाने लगा देता है। इसके बाद केनेथ अमरजीत के साइन किए हुए खाली पेपर पर एक फर्जी लेटर लिखता है जिसमें अमरजीत के परिवार सहित इंग्लैंड छोड़ जाने की मनगढ़ंत बातें लिखता है। इसके बाद पुलिस मुख्य आरोपी केनेथ को गिरफ्तार कर लेती है। इस घटना को अंजाम देने में उसका साथ देने वाले उसके दोस्त विलियम तथा पीटर की तलाश शुरू होती है तो पता चलता है कि ये दोनों पहले ही देश छोड़कर भाग चुके हैं। हालांकि काफी मेहनत के बाद जनवरी में इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है और वापस इंग्लैंड लाया जाता है, मगर पुलिस को ये जानकारी ढूंढने में लगभग 1 से 1.5 साल का समय लगा था। इतना ही नहीं, इस पूरे केस पर हजारों से ज्यादा पुलिस अधिकारी ने दिन रात काम किया था। पुलिस को जो एक अनोनिमस फोन आया था जिससे केनेथ गिरफ्तार हुआ था वो उसकी गर्लफ्रेंड बेलिंडा बेविन का था। दरअसल अमरजीत को मारने के बाद केनेथ रेगन अपने दोस्त विलियम के साथ अमरजीत के घर जाता है और बस कुछ ही मिनटों में अमरजीत की पत्नी नैन्सी, 2 बेटों तथा नैन्सी की मां की हत्या कर देता है। इन चारों की हत्या करने के बाद वो इन सभी की लाश को एक गाड़ी में डालता है और शहर से दूर लगभग 50 एकड़ में फैले एक फार्म में दफन कर देता है। ये फार्म बेलिंडा ब्रेवन का ही था। जिस दिन लाश को दफनाया गया था उस दिन बेलिंडा शहर से बाहर गई हुई थी, मगर कुछ ही दिन बाद वो वापस आ जाती है। बेलिंडा के वापस आने पर केनेथ को डर सताने लगता है कि अगर बेलिंडा फार्म की तरफ जाती है तो उसका राज खुल सकता है। इसीलिए वो अपने साथियों के साथ मिलकर अब लाश को वहां से निकालकर कहीं और ठिकाने लगाने का प्लान करने लगता है। प्लान के मुताबिक जब एक दिन बेलिंडा
कहीं बाहर चली जाती है तो केनेथ अपने 3 साथियों के साथ मिलकर एक बार फिर फार्म में आता है और खुदाई करते हुए उन 5 की लाश को वहां से निकालकर गाड़ी में डालता है। फिर एक नाव में बैठकर समुद्र की तरफ चला जाता है और उन सभी की लाश को समुद्र में ही बहा देता है। जब केनेथ ये सब कुछ कर रहा था तभी बेलिंडा वापस अपने फार्म पर आ जाती है और अपना फार्म में इन लोगों को खुदाई करते हुए देख लेती है। वो ये सब कुछ छुप कर देखती रहती है और बाद में पुलिस को फोन करके इस बात की जानकारी देती है। इसके बाद पुलिस केनेथ को गिरफ्तार करते हुए पूछताछ करती है। साथ ही सबूत इकट्ठा करने का सिलसिला शुरू होता है। केनेथ इतना शातिर था कि उसने एक भी सबूत कहीं भी नहीं छोड़ा था। लेकिन काफी मेहनत के बाद पुलिस को उसके एक कोने में खून की एक बूंद बरामद होती है जो कि अमरजीत चौहान का था। पुलिस के सामने मर्डर के मोटिव का पता लगाना भी बड़ी चुनौती थी। जांच पड़ताल और पूछताछ में खुलासा होता है कि केनेथ भले ही जेल से छूट गया था मगर एक बार फिर से वो ड्रग स्मगलिंग का धंधा शुरू करना चाहता था। इसके लिए उसे एक ऐसी कंपनी की तलाश थी जिसकी आड़ में वो अपना ड्रग्स मंगवा सके। जैसे ही केनेथ को पता चलता है कि अमरजीत अपनी कंपनी को बेचना चाहते हैं तो वो पहले साजिश के तहत खुद को मजबूर बनाकर कंपनी में डिलीवरी बॉय की नौकरी करता है और फिर फर्जी खरीदार खड़ा करके मीटिंग के बहाने से अमरजीत को अपने घर बुलाकर पहले उसे किडनैप करता है। फिर फर्जी पेपर पर सिग्नेचर लेकर कंपनी पर कब्जा करने की नीयत से उसे मार देता है। इसके बाद वो सबूत मिटाने के लिए पूरे परिवार को मार देता है। केनेथ पहले भी ठीक इसी तरह के अपराध को अंजाम दे चुका था और पुलिस की पकड़ से बच निकलने में कामयाब हुआ था। इसीलिए उसे इस बार भी यकीन था कि वो बच जाएगा। 2004 के नवंबर महीने में सभी आरोपियों पर 5 लोगों की हत्या, अपहरण समेत कई धाराओं के तहत मामला दर्ज होता है और पूरी सुनवाई के बाद अदालत 2005 के अप्रैल महीने में केनेथ तथा उसके सहयोगी विलियम को घर के सभी सदस्यों की हत्या करने के जुर्म में उम्र कैद की सजा सुनाती है, जबकि अमरजीत चौहान की हत्या का दोषी पाते हुए पीटर को 23 साल की सजा सुनाई जाती है।